हेलो दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लेफ्ट और राइट, मतलब ये दो शब्द, इनकी उत्पत्ति, अ, हिंदी के अंदर या भारत के अंदर इनको वामपंथ और दक्षिणपंथ बोलते हैं, और इनकी विचारधारा के इतिहास की हम बात करेंगे। दोनों जो है ये राजनीतिक सिद्धांत हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण है। यानी जो हमारे आसपास जितने भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, अ, उसके साथ ही जो है आर्थिक और जो सामाजिक दृष्टिकोण उभरते हैं, ये उनको बड़े बड़ा उनको जो है वर्गीकरण है। मतलब कि वामपंथ यानी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, ये क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण है अ, किसका? विचारधारा का। अब हम इसको जो हिस्ट्री के साथ देखेंगे, तो हम इसका जो फर्क है वो हम गहराई से इसको समझ पाएंगे। अब इसकी हम बात करते हैं पहले उत्पत्ति की, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस प्रकार से जो है ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है प्रयोग में आई। ये फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। वैसे तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 से 1799 तक का ये समय है, जब फ्रांस के अंदर बड़े स्पीड से बड़े राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, जो विश्व को प्रभावित कर रही हैं। ये 10 साल का समय है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो हम इसकी जो उत्पत्ति है वो यहीं से है। था क्या कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले से ही और इस दौरान फ्रांस के अंदर दो जो है जो राजनीतिक माहौल है वो बड़ा गर्मा गर्म है, यानी तनाव का माहौल है। राजनीतिक माहौल तनाव का है। सीधी सीधी रेखाएं खींची हुई हैं दो जगह। एक तरफ जो है राजतंत्र है, राजा की व्यवस्था है। दूसरी ओर सामंतवाद है, और चर्च चर्च की व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जो है इसके खिलाफ जो है वो जनता है। ये सीधा सीधा विभाजन है, ये तनाव है। यानी सामान्य जन जो है वो राजतंत्र, सामंतवाद और चर्च के खिलाफ है। यहाँ पे चर्च के मतलब जो है थोड़ा और स्पेसिफिक कर लें, कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं। जो वहां का राजा है और जो सामंतवाद का सिस्टम है वो कैथोलिक चर्च को प्रमोट करते हैं, जिसका हेड जो है वो कौन है? पोप। प्रोटेस्टेंट का नहीं, इसलिए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मत के अंदर वहां पर संघर्ष है आपस में। लेकिन जनता के मामले में कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग जो है इकट्ठे। तो एक तनाव है। तनाव के वातावरण जो है आगे बढ़ता है जब वहां पर आर्थिक संकट आ जाता है। आर्थिक संकट आ जाता है और आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए जो है राजा टैक्स बढ़ाने की बात करता है कि कर बढ़ाया जाए। और कर कौन दे रहा है? जनता। तो यानी कि जो कर को बढ़ाया जाना था वो जनता पर कर का बढ़ाया जाना था। तो इसलिए जो है जो वहां पर तनाव और बढ़ गया। अब इसलिए ये बात आई कि जो टैक्स बढ़ाने का अधिकार है वो राजा के पास नहीं है। वो पार्लियामेंट जो है तनाव जो पेरिस की वो ये बात कहती है। तो टैक्स बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट जनरल के पास। इसलिए स्टेट जनरल का चुनाव किया जाता है। इससे पहले जो स्टेट जनरल का बहुत पहले अधिवेशन हुआ है 1614 ईस्वी के अंदर, उसके बाद उसका अधिवेशन नहीं है, नाम उसके मेंबर है। तो अब उसका चुनाव कराया जाता है। तो 1789 यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में जो है चुनाव चलता है, और इसका अधिवेशन बुलाया जाता है 5 मई को। 5 मई को इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। अब आप देखो, जो स्टेट जनरल है, पहले इसकी आप स्ट्रक्चर को समझो, ये क्या चीज है। जो स्टेट जनरल है इसके अंदर तीन सदन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट है वो तो उसके अंदर पादरी आएंगे, पादरी चुनाव करेंगे, पादरी चुन कर आएंगे। दूसरे के अंदर सामंत है और कुलीन है, वही चुनाव करेंगे, वही आएंगे। थर्ड के अंदर जो है वो सामान्य जन है। ये एक चीज यहां पर है। जो पादरी हैं इनकी जो संख्या है, जो इसका सदन है, इनकी संख्या 303। और जो सामंत है इनकी संख्या 285, जो चुनाव करके आए। और जो सामान्य जन है इनकी संख्या 621। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, अब इसका वोट कैसे पड़ता है, ये एक देखने की चीज है। वोट पड़ता है कि तीनों सदन का एक एक वोट होगा। यानी कि दो सदन जिस तरफ हो जाएंगे वो बात मान ली जाएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है स्टेट जनरल का।
अब इसका सीधी बात है कि आर्थिक संकट को लेकर यह बात आती है। अब जनता जो है पहले टैक्स से दबी पड़ी है, वो और टैक्स नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि सामान्य तौर पादरी भी टैक्स दें, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए और खर्चे कम किए जाए, राजा अपने खर्चे कम करे, ये बड़ी बात की जा रही है। लेकिन अब जो है उनको ये लग रहा है कि ये दो एक से ये अपना बात कह लेंगे और टैक्स सामान्य जन को ही देना पड़ेगा। इसलिए जो थर्ड स्टेट है, आम लोगों का जो संगठन है, ये डिमांड उठाता है, ये डिमांड करता है कि स्टेट जनरल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा, उसको बदल दिया जाए। अब उसको बदलकर उसको क्या किया जाए, राष्ट्रीय सभा किया जाए। यानी कि तीन अलग अलग सदन ना रहे, एक सदन बन जाए तीनों का। तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो सामान्य जन है वो बहुमत में आ जाएंगे। अगर स्टेट जनरल के स्ट्रक्चर में चुनाव होंगे के अनुसार मत बिल पास होगा तो सामान्य जन हारता है। लेकिन अगर इसको राष्ट्रीय सभा बनाने की बात हो जाए तो सामान्य जन जो है वो जीतता है। इसलिए सामान्य जन जो है वो राष्ट्रीय सभा बनाने की मांग को के लिए अड़ जाता है, वो अलग मीटिंग नहीं करता है। यानी जो पहले से तनाव था जो वहां चला आ रहा, वो तनाव और बढ़ जाता है। और ये तनाव जो है लगातार जो फ्रांस है उसके अंदर चर्चा का विषय बन जाता है कि आगे क्या होगा, कैसे आगे व्यवस्था बढ़ेगी। अब जो है इस तनाव के बीच में जो राष्ट्रीय सभा बनने और उससे आगे विकास के दौरान जो है एक टर्म जो है कि जो क्रांति है वो आगे बढ़ती है। अब क्रांति का आगे बढ़ने में क्या होता है, एक जगह है बास्टील, बास्टील वहां एक किला है। अब बास्टील का किला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका पतन हो जाता है, इसको समझो क्या चीज है ये, आपको जो दोनों में अंतर करना और आसान हो जाएगा, जो तनाव है उसको समझना आसान हो जाएगा। किला जो है मध्य काल में राजा की शक्ति का प्रतीक होता है, ये राजा की शक्ति का प्रतीक है। और पहले समय में राजा जो है वो किले के लिए लड़ते थे, किले को ही बचाते थे, किला ही शक्ति था। और ये वही समय किले वाला। तो बासिल का किला जो है वहां पर हथियार रखे हुए हैं। अब जब तनाव चल रहा है फ्रांस के अंदर और जनता को यह लग रहा है कि हम निहत्ते हैं और राजा ने विदेशों से सेना बुलाई है, ऑस्ट्रिया से जर्मन और जो स्विस सैनिक है वो बुलाए हैं, तो वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। इसलिए जनता भी अपना जो है वो अपने आप को हथियार बंद करना चाहती है। तो वो बास्टील के किले के ऊपर अटैक करती है कि वहां से हथियार लूटे जाएं। अब जब जनता किले पर अटैक करती है और किले को लूट लेती है तो जनता वहां पर जो है एक अपना एक संगठन बनाती है, सेना बनाती है अपनी, नेशनल गार्ड। अब ये पहली बार देखते हैं कि जनता अपनी सुरक्षा के लिए सेना बना रही है, नेशनल गार्ड बना रही है। हथियार पासिल के वहां से जीते जा रहे हैं। अब दो चीजें यहाँ पे आप देखो, हम और समझना आसान करेंगे। इतिहास में पहली बार जनता राजा के किले के ऊपर अटैक कर रही है। अभी तक किले के ऊपर दूसरे राजा की सेना अटैक करते हमने सुनी थी इतिहास के अंदर, लेकिन पहली बार जनता जो है वो अटैक कर रही है। यानी कि जो राजा का जो शक्ति का प्रतीक है उसको जनता ने तहस नहस कर दिया। ये घटना है 14 जुलाई की, 14 जुलाई की घटना है। इसको बास्टील के पतन के साथ जोड़ा जाता है। आज भी फ्रांस के अंदर 14 जुलाई जो है वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्रांति को यहां से माना जाता है। अब राजा बिल्कुल जनता की ताकत के आगे झुक जाता है और 17 जुलाई को वो जो संविधान सभा थी, जो जो राष्ट्रीय सभा की बात आ रही थी, वो राष्ट्रीय सभा को मान जाता है और वहां जाता है और राष्ट्रीय सभा का जो झंडा है उसको स्वीकार कर लेता है। अब जो राष्ट्रीय सभा है उसको अब दो काम दिए जाते हैं, राष्ट्रीय सभा दो काम अपने हाथ में लेती है। एक तो वो शासन खुद संभालने लगती है, शासन का कार्य जो है अब राजा के पास नहीं है, राष्ट्रीय सभा के पास चला गया। दूसरा काम क्या करती है, करना है उसको, उसको जब तक संविधान, उसको संविधान बनाना है तो अब वो संविधान सभा में चेंज हो जाती है। यानी कि उसको शासन कब तक करना है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। यानी कि जो बासिल का पतन है वो राजा की शक्ति को खत्म कर देता है और सारी जो पावर है किसके पास दे देता है, जनता के पास, जनता के प्रतिनिधियों के पास ये सारी पावर पहुंच जाती है। के साथ जो है सारी पावर पहुंच जाती है।
यानी कि जो प्रभु सत्ता है वो जनता के हाथों में चली जाती है। तो एक चेंज आ गया वहां पे स्ट्रक्चर के अंदर, राजनीतिक जो ताना बाना था उसके अंदर पूरा चेंज आ गया। अब इस चेंज के दौरान जो तनाव था जनता के बीच में, सामंती शक्तियों और राजतंत्र के बीच में जो तनाव था, वो तनाव यहाँ संविधान सभा के अंदर भी है। और संविधान सभा के अंदर जो है लेफ्ट और राइट का नामकरण होता है। जो राष्ट्रीय सभा है और संविधान सभा है उसके अंदर लेफ्ट और राइट का वर्गीकरण होता है। कैसे वर्गीकरण हो रहा है ये? जो तो राजतंत्र के पक्ष में है वो सभा के अंदर राइट साइड बैठे हैं, और जो जनता के पक्ष में है वो लेफ्ट में बैठे हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा विचारधारा का वर्गीकरण हो गया। देखो यहाँ पे तो पोजीशन है बैठने का, नाम आ रहा है उनके बैठने की पोजीशन से, लेकिन विचारधारा का वर्गीकरण सीधा सीधा आ रहा है। लेफ्ट में जो है जनता के मुद्दे हैं, जनता को पावरफुल करना है। यहां तो ये है जनता के मुद्दों पर ये संघर्ष कर रहे हैं। और जो राइट लेफ्ट है, सॉरी राइट है जो सा, वो राजा के साथ है, राजा के साथ, सामंतों के साथ है ये। और जो चर्च का कैथोलिक चर्च है ये उसके साथ है। तो ये वर्गीकरण हो गया। एक तरफ ये वाले लोग जो राजतंत्र को चाहते हैं, एक तरफ ये वाले लोग ये चाहते हैं। यहाँ पे दो चीजें होगी। अब आप इसको थोड़ा सा हम और उसमें देखें तो एक तो वो विचार है जो मध्यकाल को रिप्रेजेंट करते हैं, मध्यकाल को, जब राजा राजतंत्र को, सामंतों का व्यवस्था और चर्च की व्यवस्था करें। और इधर जो लोग हैं ये जनता को सशक्त कर रहे हैं। तो इधर क्या हो गया, इधर जो है आधुनिक काल की बात कर रहे हैं जी, जब जनता के पास अधिकार हो, ये उसकी बात कर रहे हैं। यानी ये संघर्ष किसका बन गया? मध्यकाल और आधुनिक काल का संघर्ष बन गया। ये जो है जो लेफ्ट और राइट का जो नामकरण है, जो विचारधारा का वर्गीकरण है, वो इस रूप में सामने आता है। शुरुआत से ही ये सामने आता है। अब इसको ये आगे और बढ़ता है। आगे कैसे बढ़ता है? जैसे ही क्रांति बढ़ती है आगे, जब क्रांति आगे बढ़ रही है तो अभी तो संविधान बन रहा है, लेकिन शासन के अंदर जो है 26 अगस्त को जो राष्ट्रीय सभा है, जो संविधान सभा है, वो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा करती है। अब देखो डिवीजन और क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आपको और समझ में आएगा। दो चीजें यहाँ पर, एक तरफ तो मानव, मानव के अधिकार और नागरिक के अधिकार। क्रांति ये स्पष्ट कह रही है, और वो रूसों के विचारों से प्रभावित है क्रांतिकारी, कि मानव जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र जो है वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो मानव के जन्म लेते ही जो उसको अधिकार है, जैसे ही कोई मानव जन्म लेता है तो उसको दो अधिकार, एक समानता का और स्वतंत्रता का, ये उसके अधिकार हैं, ये उसको मिलने चाहिए। पहली बात, ये मानव अधिकारों की बात है। दूसरे नागरिक अधिकारों की बात है। ये कहां से आ रहे हैं? कानून से जुड़ के, कानून के, यानी कानून के समक्ष समानता की बात यहां पे बात आ रही है, कि कानून के समक्ष समानता है। ये नागरिक अधिकारों की बात आ रही है कि जो व्यक्ति है उसके पास नागरिक अधिकार है, कानूनन अधिकार है उसके पास। अब इसके अंदर क्या चीज है नागरिक अधिकारों के अंदर? जो न्याय, जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों के आदेश के बगैर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो न्यायाधीश के आदेश चाहिए। ये सीधा सीधा जो है जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, या हम ये कहें जो विशेषाधिकार वाली बात थी, ये उसके खिलाफ जाता था कि अब सभी लोग क्या हैं? समान है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो ये नागरिक और मानव अधिकारों की जो घोषणा है, ये नागरिकों को क्या करती है? सशक्त कर रही है, लोग नागरिकों को मजबूत कर रही है। और जो विभाजन है वो और तेज हो गया। जो विशेषाधिकार थे अब उनको तोड़ दिया गया, विशेषाधिकारों को तोड़ दिया गया। राजा भी समान है, राजा भी एक मानव की तरह है, मानव राजा भी एक नागरिक, वो नागरिक से ज्यादा नहीं है। संबंध और जो दूसरे चर्च के अधिकारी हैं वो भी नागरिक, और उनके पास भी मानव अधिकार है, उनके पास विशेष अधिकार नहीं है। अब ये क्रांति जब आगे बढ़ रही है तो जो विशेषाधिकारों को खत्म कर रही है, जो राजतंत्र और सामंतों के बीच में जो मध्यकाल ने उनको दिए हुए थे, तो क्रांति की वजह से ये चीज आगे बढ़ती है। अब इसका क्या परिणाम है?
कि विशेषाधिकार जो है सारे समाप्त हो रहे हैं। अब क्रांति और क्या काम कर रही है, वो राजतंत्र को समाप्त कर रही है, राजतंत्र की समाप्ति, क्योंकि उसे जो संविधान सभा का कार्य है वो कर रही है, राजा काम नहीं कर रहा है, राजतंत्र काम नहीं कर रहा है, संविधान सभा काम कर रही है। अब राजतंत्र की समाप्ति होगी, जब बाद में संविधान बनता है तो राजा को जो है सीमित अधिकार दिए जाते हैं, और वो फ्रांस का राजा नहीं है, अब वो फ्रांसीसियों का राजा है, फ्रांसीसियों का राजा। ये बात समझना, आगे हम इसको और आएगा जब फ्रांसीसी शब्द की और व्याख्या करेंगे। फ्रांसीसियों का राजा है ये। सामंतवाद का खात्मा कर दिया गया, सामंतवाद खत्म। जो जमीन सामंतों के पास थी वो जमीन जो है अब किसानों में बांट दी गई। किसानों को अब एक मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों के साथ तो उनको मजबूत किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था में भी उनको समानता दी जा रही है कि जो जमीन जिसकी है, जो जिसको जोत रहा है, वो उसकी हो जाएगी। पोप को का शासन खत्म कर दिया गया, पोप की व्यवस्था खत्म कर देगी। चर्च के अंदर अब पोप का व्यवस्था नहीं है, अब चर्च जो है उसको सरकार देखेगी, चर्च की व्यवस्था को सरकार देखेगी। पादरी नियुक्त करने हैं, बिशप नियुक्त करने हैं, उनको वेतन देना वो सरकार करेगी। और जो पोप की जमीन थी वो अब सरकार की जमीन होगी। यहां पे जो सामंतों की जमीन थी वो किसानों को दे दी, जो पोप की जमीन थी वो सरकार ने दे दी। अब ये क्या हो गया कि जो पोप की सर्वोच्चता खत्म हो गई, सामंतवाद खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म हो गया, तो ये व्यवस्था जो है वो पीछे जाने लगी। अब जो न्याय की व्यवस्था थी, अब उसके अंदर जो है वो ज्यूरी प्रणाली शुरू की गई। पहले क्या था, जो न्याय दे रहा था वो सामंत दे रहे थे, कुलीन दे रहे थे, राजा दे रहा था। लेकिन अब ज्यूरी प्रणाली आ गई, यानी कि राजा से जो जो पुरानी व्यवस्था थी, जो परंपरागत, हम इसको ये लेके चले, जो परंपरागत न्याय की व्यवस्था थी उसके स्थान पर नई व्यवस्था आई जिसको हम ज्यूरी प्रणाली बोल रहे हैं। अब जो है, जो विशेषाधिकार थे, जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे, उनको समानता की श्रेणी में ला दिया गया। अब जो विशेषाधिकार जो है वो खत्म हो गए। ये राष्ट्रीय सभा कर रही है, संविधान सभा भी संविधान बना रही है, उसके दौरान ये हो रहा है। तो आप देखो, जो संघर्ष था, जो तनाव था, उस तनाव के अंदर अब जनता जो है वो आगे बढ़ रही है, जनता मजबूत हो रही है, और जो राजतंत्र और सामंतवाद का जो जकड़ थी, अब उसको खत्म कर दिया गया। अब क्रांति जो आगे बढ़ती है, क्रांति आगे बढ़ती है तो संविधान का निर्माण करती है। फ्रांसीसियों का राजा और होता है, शुरू में तो वो फ्रांस उसको रखती है अपने पास राजा को, लेकिन राजा क्रांति के खिलाफ एक्टिविटी में लगा रहता है, इसलिए राजा को राजा के पद से हटाकर उसके ऊपर मुकदमा चलता है, बाद में उसको फांसी भी दी जाती है। तो गणतंत्र की स्थापना होती है। गणतंत्र मैंने जिसका राज्याध्यक्ष जनता द्वारा चुना गया हो, तो जो राजा की पोस्ट को ही खत्म कर दिया जाता है बाद में। अब जो शिक्षा की व्यवस्था है वो शुरू की जाती है। क्रांति जो है इस बात को मानती है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से जो समाज की प्रगति की जा सकती है, जनता को सशक्त किया जाता है, किया जा सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, आधुनिक ढंग से शिक्षित होगा, तो वो एक सशक्त व्यक्ति होगा, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा। इसलिए वो शिक्षा की व्यवस्था करें। पूरे देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने बनाई, सारे देश के अंदर एक ही प्रशासनिक व्यवस्था की। पहले अलग अलग हिस्सों के अंदर 400 प्रकार के कानून थे सामंतों के, अब उसको एक कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति आगे बढ़ रही है। तो अब जो जनता की मांग है वो क्या है, संविधान का निर्माण। अब जनता की मांग क्या है, गणतंत्र बनना। जनता की मांग क्या है, शिक्षा की व्यवस्था करना। जनता की मांग क्या है, प्रशासनिक एकता स्थापित करना। अब ये सारी चीजें जो है, जो मध्यकाल के स्ट्रक्चर है, जिसको हम राइटिस्ट जिसके समर्थक हैं, उनको चोट पहुंचाएंगे लगातार लगातार। अब इसी दौरान, इसी प्रक्रिया में एक चीज और जुड़ती है, वो है राष्ट्रवाद। जनता जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवाद की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती है। अब सभी लोग अपने आप को फ्रांसीसी बोल रहे हैं। अब वो किसी धर्म से या नस्ल से प्रभावित वो नहीं है कि वो कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है या कुछ है, नहीं। अब वो अपने आप को फ्रांसीसी बोल रहे हैं। अब अपने आप को फ्रांसीसी बोलना राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद तेजी से आगे बढ़ता है फ्रांस के अंदर। अब जो लोगों की भागीदारी है वो आगे आ रही है, लोगों की भागीदारी आ रही है। अब जो कानून निर्माण है, कानून निर्माण की जो प्रणाली है कानून बनाने की, उसमें
लोग आ रहे हैं, लोगों के प्रतिनिधि जो हैं लोगों के लिए अब कानून बना रहे हैं। तो लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के साथ जो है अब बढ़ रही है। जो हमने कानून की बराबरी की बात की थी अभी, तो उसमें है कि जो कानून है उसको भी लोग ही बनाएंगे, लोगों के प्रतिनिधि बनाएंगे कानून के उसको। लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। जब राष्ट्र निर्माण में एक जो राष्ट्रवाद क्या चीज होती है, थोड़ा फ्रांस के अंदर जो है या यूरोप के अंदर जो आया, अब उसको थोड़ा सा और डिफाइन करें। राष्ट्रवाद का मतलब है जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं या जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं जो वो जनता मिलकर सुलझाए, जनता मिलकर सुलझाए, तो वो राष्ट्रवाद है। यहां पे राष्ट्रवाद के अंदर क्या चीज आ रही है? एक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात आ रही है। अब यूरोप के अंदर या फ्रांस के अंदर जो है डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है। तो राइटिस्ट जो लेफ्टिस्ट हैं उनके पास राष्ट्रवाद उनके पास अब आ रहा है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की अभिलाषा उनके अंदर आ रही है, प्रतिनिधि जो संस्थाएं हैं वो उधर आ रही हैं। तो लेफ्ट जो है वामपंथी है, यानी जो लोग हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं और विचारों के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम हो रहा है आधुनिक फ्रांस का निर्माण हो रहा है। पहले जो फ्रांस है वो क्या है? मध्यकालीन है, उसके अंदर मध्यकाल के स्ट्रक्चर है। अब जो है वो आधुनिक बन रहा है। क्या? जितनी भी विशेषाधिकार है, हायरार्कीज थी, उनको चैलेंज किया गया, उनको तोड़ा गया, जनता को लामबंद किया जा रहा है। तो पहली बार हो रहा है इतिहास के अंदर कि जनता लामबंद होकर शासन कार्यों में भाग ले रही है। अपन जनता जो है सशक्त हो रही है, नागरिक कानूनों से, प्रतिनिधि संस्थाओं से, वोट डालने की प्रक्रिया से, उनको जमीनें मिलने से अब जनता जो है वो सशक्त हो रही है, कल्याणकारी राज्य बन रहा है। अब सरकार का जो काम है वो जनता का कल्याण कल्याण है, जनता का कल्याण है। शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, कानून को लागू करना, ये किनका काम है? ये सरकार का काम है। अब इसीलिए जो शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम माना गया कि शिक्षा द्वारा समाज को बदला जा सकता है, और उन्होंने बदल के दिखाया। समाज के जो वंचित वर्ग हैं, किसान और जो दास से, अब उनको सामाजिक न्याय यानी कि उनको आजाद किया गया, उनको जमीनें दी गई। जो समाज में पीछे रह गए थे उनको शिक्षा के द्वारा, उनको रोजगार के द्वारा, उनको जमीनें देकर जो है उनको एक मानवीय गरिमा के साथ रहने का जो है उनको अ, अ, मौका दिया गया। अब इसी द्वारा जो है दूसरी तरफ ये तो एक वामपंथ का आगे बढ़ना, उनके विचारों का आना। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जो उसके विरोधी हैं वो क्या कर रहे हैं? यानी कि जो राजतंत्र के समर्थक हैं, जो सामंतवाद है और सामंतवाद के समर्थक हैं, जो पोप और पोप के समर्थक हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब ये भी खेमेबंदी कर रहे हैं, ये भी अब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब यूरोप के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो ऑस्ट्रिया है, जर्मन है, इटली के इलाके हैं, वहां पर क्या है? वहां पर राजतंत्र है और राजतंत्र के समर्थक है वहां पर। और जो फ्रांस की रानी थी उसमें मैरी एंटोनेट, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब राजतंत्र के समर्थक, समंतों के समर्थक, जो पोप के समर्थक फ्रांस के अलावा दूसरे देशों में बैठे थे, अब वो डर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि फ्रांस के अंदर जो हो रहा है वो कहीं उनके देश में ना होने लगे, इसलिए वो मोर्चा बना रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ। अब जो देश के अंदर राजतंत्र के समर्थक है, सामंतों के समर्थक हैं, पोप के समर्थक है, उनके साथ जुड़ रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि जो दूसरा विरोधी वर्ग है वो एक बार फ्रांस के अंदर जीत जाता है, फ्रांस के अंदर जीत जाता है सारे मिलकर। 1815 के अंदर नेपोलियन को हराकर ये जीत जाते हैं और एक नई व्यवस्था शुरू करते हैं। ये मैटरनिक एक व्यक्ति का नाम है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। तो ये फ्रांस के जो यूरोप के अंदर जो है ये एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। इस नई व्यवस्था में क्या है? जो राजतंत्र जो फ्रांस में कमजोर हो गया था और उसके खिलाफ जो है दुनिया के दूसरे हिस्सों में के अंदर भी राजतंत्र के खिलाफ जो माहौल बन रहा था, ये राजतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। यहां पे प्रयास शब्द बोला जा रहा है, कर नहीं पा रहा है, प्रयास करता है। एक चीज मैटरनिक व्यवस्था के अंदर। दूसरी चीज, जहां कहीं भी राष्ट्रवाद उभरता है, राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद का विरोध करता है।
चाहे वो जर्मनी के जो इलाके हैं, इटली के जो इलाके हैं, वहां पर उनका विरोध करता है। कहीं भी राष्ट्रवाद की जो बात होगी या वो इसका विरोध करता है। यानी कि और जो समंतवाद है उनको मजबूत करने की कोशिश होती है इस व्यवस्था के अंदर। ये यूरोप के अंदर ये 1848 तक ये कोशिश होती है मैटरनिक व्यवस्था द्वारा। यानी कि जो राइटिस्ट हैं वो एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करते हुए वो अपना द्वारा से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं मैटरनिक व्यवस्था के द्वारा। तो अब आप देखें कि दोनों तरफ जो ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, इनके बीच में स्पष्ट विभाजन है। जो वामपंथी हैं ये जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और जो राइटिस्ट हैं ये राजा के मुद्दे उठा रहे हैं, राजा के, सामंतों के, या कैथोलिक चर्च के। और दूसरी चीज, ये राष्ट्रवाद को बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद को बढ़ाते हैं। ये राष्ट्रवाद के विरोधी हैं। ये राष्ट्रवाद क्यों? राष्ट्रवाद के आने से राजा और सामंत की ताकत कमजोर होती है। और ये क्या कर रहे हैं, ये संविधान का निर्माण कर रहे हैं कि जो शासन है वो संविधान से चलना चाहिए। ये संविधान के विरोधी हैं। क्यों? संविधान बनने से इनकी ताकत क्या होती है? कम होती है। ये जो धार्मिक विभाजन है, जो धर्म का विभाजन है, यह जो धार्मिक भेदभाव है, ये इसके खिलाफ है। लेकिन यह जो है इधर धार्मिक भेदभाव कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में ये भेदभाव करते हैं, ये भेदभाव करने वाले हैं ये। और ये जो है, जो लेफ्ट वाले हैं, ये जनता को नागरिक अधिकार दे रहे हैं, जनता को मानव अधिकार दे रहे हैं। ये जनता को प्रजा के रूप में रखना चाहते हैं कि प्रजा के रूप में रहे जनता। तो ये स्पष्ट विभाजन जो है दिखाई दे रहा है कि जो वामपंथी खेमा है ये जनता का आंदोलन है, और जो दक्षिणपंथी खेमा है ये राजा और धर्म का खेमा है, चर्च का खेमा है। ये दो खेमेबंदी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जो नाम है वो तो आ रहा है उनकी पोजीशन से, बैठने की पोजीशन से, लेकिन आगे जो उनके विचार हैं या उनके जो कार्य हैं वो नजर आ रहे हैं उनकी विचारधारा के रूप में, ये सामने आता है। अब आती है औद्योगिक और पूंजीवादी क्रांति। अब उसका बात परिणाम क्या? औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद का उदय हो रहा है। पूंजीवाद के उदय से दो वर्ग सामने फिर आ गए, एक पूंजीपति वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है। अब ये भी वही आ गए। एक तो जो है वो संपन्न वर्ग है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक और मानव रिसोर्सेज, ये उनको यूज कर रहे हैं। और ये मजदूर वर्ग जो है ये वंचित वर्ग आ गया। अब औद्योगिक क्रांति के साथ एक विचार और आता है, वो है समाजवाद। पहले राष्ट्रवाद आ रहा है और उसके साथ साथ ही समाजवाद आ रहा है। समाजवाद यानी समानता की बात करना, आर्थिक समानता भी है इसके अंदर और राजनीतिक समानता भी है। उस समानता की बात समाजवाद का सिद्धांत आता है। हमने बात की थी 1848 तक मैटरनिक व्यवस्था रहती है, 1848 तक इसी तरह मैटरनिक व्यवस्था। 1848 एक चीज और के लिए है। 1848 के अंदर कार्ल मार्क्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश होती है। अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और समाजवाद शब्द जो है ये राइटिस्ट जो दक्षिण पंथी है उनके लिए डर डर का माहौल पैदा करता है। आज तक भी जो है जो दक्षिण पंथी है वो कार्ल मार्क्स और समाजवाद शब्द से डरते हैं। तो जो पूंजीपति वर्ग है ये दक्षिण उधर चला गया, लाभ जो है वो इधर रहना चाहिए। और जो मजदूर वर्ग है ये जनता का वर्ग है, ये समाजवाद समानता की बात कर रहे हैं, वितरण जो है प्रॉपर होना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, जैसे ही नया परिवर्तन हुआ, जो पहले क्या था, पहले हम देख रहे थे राजतंत्र में और उसके खिलाफ जनता, और औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीवाद का उदय हुआ तो उसमें पूंजीपति वर्ग एक तरफ और जो मजदूर वर्ग है वो दूसरी तरफ। तो ये विभाजन आया और एक नया विचार समाजवाद का आया, और ये समाजवादी विचार जो है ये लेफ्टिस्ट वामपंथ के साथ जुड़ गए, और ये वामपंथ का विचारिक अस्त्र भी बन गए इसके। अब उसके बाद आप देखें कि फ्रांसीसी क्रांति से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक जो ये घटनाक्रम है,
ये किस प्रकार से है, यानी कि राजतंत्र और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष है। बाद में पूंजीवाद का उदय हुआ तो मजदूर वर्ग का भी आंदोलन आ गया। मार्क्सवाद जो है एक नए दर्शन के रूप में सामने आया। समाजवाद जो है एक नया उद्देश्य बन गया। ये कैप्सूल के रूप में आपको बता रहा हूं। दो चीजें और बड़ी आई क्या, वोट के अधिकार के लिए आंदोलन। डेमोक्रेसी के अंदर वोट का अधिकार एक इंपॉर्टेंट अधिकार है। सभी लोगों को वोट डालने का राइट नहीं था। अब ये राइट की बात आती है कि सभी को वोट डालने का राइट मिलना चाहिए, यानी वोट का अधिकार। इंग्लैंड के अंदर चार्टिस्ट मूवमेंट आता है। फ्रांस के अंदर उसके बाद 1830 की, 1848 की और फिर 1870 का की क्रांति होती है फ्रांस के अंदर, जहां पे वोट का अधिकार बढ़ता है। इंग्लैंड के अंदर भी वोट का अधिकार बढ़ता है, लेकिन ये वोट का अधिकार पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए नहीं है। मजदूर वर्ग में पुरुष जो मजदूर है उनको वेतन ज्यादा मिलता था, महिलाओं को वेतन कम मिलता था। तो अब महिलाओं के आंदोलन आ रहे हैं, मजदूर वर्ग के रूप में भी और वोट का अधिकार मांगने के लिए। महिलाओं को लंबे समय तक वोट के लिए आंदोलन करना पड़े। 1928 में जाकर इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को वोट डालने का राइट मिला, 1928 में। तो महिलाओं के आंदोलन आ रहे हैं। जो महिलाओं का आंदोलन समानता की बात कर रहा है कि भाई हम भी नागरिक हैं, हमें भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, हम भी काम कर रहे हैं, हमें समान वेतन मिलना चाहिए, हमारे को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये महिलाओं का आंदोलन आ रहा है। और ये महिलाओं का आंदोलन, वोट के अधिकार का आंदोलन, ये समानता के आंदोलन जो है, ये वामपंथी दिशा में जा रहे हैं, वामपंथ के खेमे में जा रहे हैं। तो मुख्यतः क्या है, जो समानता का आंदोलन है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात कर रहा है, वो तो वामपंथी खेमे में जा रहा है। जो असमानता बनाए रखना चाहता है वो दक्षिणपंथी खेमे में जा रहा है। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जो है एक चीज और उभरती है कि तक जो है वामपंथी जो है वो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क उनका बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर आंदोलन होता है। और जो यूरोप के देशों ने, फ्रांस बेशक अपने देश में तो नागरिक अधिकारों की बात कर रहा है, लेकिन जहां पे उसके उपनिवेश थे वहां पे वो अधिकार थोड़ा दे रहा है। इंग्लैंड बेशक अपने लोगों को वोट का अधिकार दे रहा है, संसद दे रहा है, लेकिन अपने जहां पे उसको उपनिवेश है वहां नहीं दे रहा है। तो औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन आते हैं। एक राष्ट्रवाद तो यूरोप में आया जो सामंतवाद के खिलाफ था, राजतंत्र के खिलाफ था, जनता को इकट्ठा कर रहा, चर्च के खिलाफ था। और औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ जो है आंदोलन आता है, जैसे भारत का राष्ट्रीय संग्राम, ये भी राष्ट्रवाद का आंदोलन है। ये भी लोगों को संगठित कर रहा है। भारत का जो राष्ट्रवाद है ये लोगों को संगठित कर रहा है, भाषा, धर्म, जाति के भेदों से ऊपर उठाकर जो लोगों को लामबंद कर रहा है, किसके खिलाफ, औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ जो है ये कर रहा है। और दुनिया के अंदर वाम जो मार्क्सवादी विचार हैं वो बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। और वो तेजी से फैलते हुए 1917 के अंदर रूस में क्रांति करने में कामयाब हो जाती है। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है रूस के अंदर क्रांति हो जाती है। और इस क्रांति से पूरे विश्व के अंदर लोग जो है प्रभावित होते हैं, उससे जो है प्रेरित हैं दूसरी क्रांति से। तो क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट का जो फ्रेमवर्क है वो ग्लोबल हो गया, क्योंकि वो सारी जनता की बात कर रहे हैं। जो दक्षिणपंथी है उसका फ्रेमवर्क ग्लोबल नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एकदम बाद जो दक्षिण पंथ है वो एक नए अवतार के रूप में पेश होता है। जो राइट है वो नए अवतार के रूप में पेश होता है, फांसीवाद और सांप्रदायिकता। अब इनको ये देख लिया इन्होंने, लंबे समय से राइट रुकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो स्टेटस को की बात कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो रोक नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। लंबे समय से जो राइटिस्ट है, हाँ, हम इसको रिएक्शनरी बोल रहे हैं, रिएक्शनरी, क्योंकि ये अ, चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मैटरनिक व्यवस्था से है, चाहे अब हम उसको देखेंगे रिएक्शनरी है। और जो लेफ्टिस्ट है वो रिवोल्यूशनरी है, वो रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है, ये स्टेटस को की बात कर रहे हैं। तो राइट जो है लंबे समय से फ्रांसीसी क्रांति के बाद तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, वो लेफ्ट को रोकने में कामयाब नहीं है। जनता लगातार, जनता के आंदोलन आगे बढ़ते जाते हैं। और जनता के आंदोलन बढ़ने का मतलब जो है रेवोल्यूशन या नई चीजों को स्वीकार करने की समाज की जो क्षमता है उसको बढ़ाते जाना।
अब राइट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नए रूप में आता है, फांसीवाद के रूप में, सांप्रदायिकता के रूप में आता है। इसमें एक चीज देखो, दोनों में क्या कुछ साझी चीजें हैं। पहली बात, जो लेफ्टिस्ट है वो जनता का आंदोलन है, जनता को लामबंद कर रहा है, जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को उठा रहा है। लेकिन ये अब ये भी जनता के पास जा रहे हैं। अभी तक जो राइटिस्ट है जनता के पास नहीं गए, लेकिन अब फांसीवाद और सांप्रदायिकता के रूप में अब ये जनता को भी लामबंद कर रहे हैं। ये भी जनता को लामबंद कर रहे हैं और वो भी जनता को लामबंद कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जनता को जो लामबंद करने का मुद्दा है, वो जनता की समस्याएं हैं। जनता की समस्याएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं और नई समस्याएं भी हैं। लेकिन यहां पे जनता को लामबंद करने का जो तरीका है वो है जाति, धर्म, नस्ल, इसके आधार पर। यानी यहां पर जो लेफ्टिस्ट है वहां पर जनता की समस्याओं को सॉल्व करने की बात है और उसके लिए नीतियां बनाने की बात है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाए, उसके लिए नीतियां बनाई जाए। लेकिन यहां पर किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी नस्ल को विरोध एक विलेन के रूप में पेश किया जाना शुरू हो रहा है यहां पर। यानी कि सीधा सीधी बात है कि फांसीवाद और सांप्रदायिकता के अंदर जनता के आंदोलन को कमजोर करने की बात हो रही है। जनता के आंदोलन कमजोर हो, क्योंकि रिएक्शन नहीं है ये पहले इनकी बात नहीं बन रही है। अब ये आड़ किसकी ले रहे हैं यहां पर? ये आड़ ले रहे हैं नस्ल की, ये आड़ ले रहे हैं धर्म की, ये आड़ ले रहे हैं जाति की, ये आड़ ले रहे हैं संस्कृति की। क्योंकि जब नए परिवर्तन हो रहे हैं तो संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है। जब महिला अधिकार मांग रही है, जब वंचित वर्ग के लोग अधिकार मांग रहे हैं, तो नई संस्कृति पैदा होगी, बराबरी की बात आएगी। तो ये पुरानी संस्कृति को क्या मान रहे हैं ये कि उसको चोट पहुंच रही है, इसलिए वो पुरानी संस्कृति के जो पक्ष में आ रहे हैं कि संस्कृति का पतन हो रहा है, तो ये संस्कृति की आड़ ले रहे हैं। यानी कि ये अपनी असली जो चीज है दक्षिण पंथ की, उसकी बात नहीं करके ये अब इसकी आड़ में जो है लोगों को लामबंद कर रहे हैं, लोगों की एकता को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगे फांसीवाद और सांप्रदायिकता की उसमें। और जहां जहां पे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं उपनिवेशों के बाद, वहां वहां पे सांप्रदायिक दल जो है वो औपनिवेशिक शक्तियों के साथ है, जनता के खिलाफ जा रही है। तो ये नया अवतार है जो लेफ्टिस्ट का है, सॉरी राइटिस्ट का, फांसीवाद और सांप्रदायिकता के रूप में, नए अवतार के रूप में शामिल होते हैं। अब इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तो जो है ये एक व्यक्ति का नाम से ये बना है, मैकार्थिज्म। अमेरिका और यूरोप के अंदर आता है ये क्या करते हैं, अब लेफ्टिस्ट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं कि सीधा तो उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, लेफ्टिस्ट से ना विचारों के तौर पर लड़ पा रहे हैं, ना उनके लॉजिक की बात कर पा रहे हैं, ना जनता को हरा पा रहे हैं। तो लेफ्टिस्ट को बदनाम किया जाए, देशद्रोही कहकर उनको दुश्मन की तरह डील करना, उनकी एलर्जी को जो है पढ़े बगैर, समझाए बगैर जो है उसको बदनाम करना, ये आता है, थोड़े समय चलता ही। यानी ये एक प्रोपेगेंडा है जो है, ये राइट विंग को बदनाम करने का, और लेफ्ट विंग जो है, राइट विंग का प्रोपेगेंडा लेफ्ट को बदनाम करने का। असल में क्या है कि ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी से लड़ नहीं पा रहे, इसलिए ये छद्म रूप में सामने आते हैं, छद्म रूप में, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्म, छद्म नस्ल के रूप में सामने आते हैं। और पीछे जो इनके चलता है वो चलता है पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप का मामला, इनके पीछे जो चलता है। अब पब्लिक ऑनरशिप और प्राइवेट ऑनरशिप, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ये दो चीजें आती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा प्रभावी रूप से। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नॉर्थ सी ऑयल फील्ड का। नॉर्थ सी ऑयल फील्ड जो है यूके और नॉर्वे के साझा ये इलाका है ये। तो वहां पर ऑयल मिला, तेल मिला समुद्र के अंदर, उसके ऊपर कुछ इलाका यूके के पास था, कुछ इलाका नॉर्वे के पास। अब यूके ने क्या किया, उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। नॉर्वे ने क्या किया, उसको अपनी सरकारी कंपनी बना के सरकार के हवाले कर दिया उस ऑयल फील्ड को। अब नॉर्वे ने जो पैसा कमाया उस तेल से, उसको उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया अपना, अपने देश के लोगों के लिए। और ये यूके ने पैसा कमाया वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में गया। अब आप अंतर देखें यहां पर कि जो पब्लिक
सेक्टर है वो जनता को मजबूत करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूंजीपतियों को मजबूत करता है। तो इंडिया के अंदर जो आप देखें, रेलवे और बैंकिंग दोनों पब्लिक सेक्टर में रहे, तो बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई और बड़े पैमाने पर संपत्ति पैदा हुई, और वहां से शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगा तो ये चीज उनको प्राप्त नहीं होगी। मोटा मोटा क्या है कि जो दक्षिण पंथी और जो राइटिस्ट हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं, वो यहां पर थोड़ा ध्यान दें कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो सरकार का दखल चाहते हैं नीतियां बनाने में। चाहे वो नीति जो है वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। उनका मामला कि जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो सहारा है वो सरकार को देना चाहिए, सरकार उनको सहारा बने उनका। इसलिए वो उनके पक्ष में नीतियां बनाए, पब्लिक के पक्ष में नीतियां बनाए, और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का ध्यान रखे। ये सरकार का काम है। लेकिन जो प्राइवेट ऑनरशिप वाले हैं, जो प्राइवेट ऑनरशिप वाले हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, फ्री मार्केट होनी चाहिए, सरकार का दखल ना हो, अगर हो तो कम से कम हो। और ये कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, और जो व्यक्ति सक्षम होगा वो कामयाब हो जाएगा, जो व्यक्ति सक्षम नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। ये कहते हैं कि व्यक्ति को समान मौके दो आगे बढ़ने के। ऐसी ऐसा फील्ड बनाओ जहां पर सभी लोग जो हैं वो बराबर के मौके उनको प्राप्त हो सके। ये उस बात को नहीं कह रहे। तो यहाँ पे यानी कि पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप जो है, ये दो खेमों में फिर बढ़ जाती है। जो लेफ्टिस्ट हैं वो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, जो राइटिस्ट हैं वो प्राइवेट खेमे की बात करते हैं। जिन जिन देशों में आज के समय में के अंदर राइटिस्ट की सरकार है, जो वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राइवेट करके गरीब लोगों को उससे बाहर निकाला जा रहा है। और जब जो पे लेफ्टिस्ट की सरकार है, वो उसको पब्लिक करके जो है आम लोगों को वहां से सुविधाएं दे रही है, यानी सरकार का दखल उसमें दे रही है। तो ये चीज आ रही है आगे, जब आगे विकास हुआ तो ये चीजें सामने आई। अब हम देखें कि जो लेफ्टिस्ट है उनका व्यू क्या है मासिस के प्रति। ये लेफ्टिस्ट की बात करें, वो जनता की भूमिका को महत्वपूर्ण करते हैं कि जनता महत्वपूर्ण है समाज में। मानव समाज बनता ही जनता से, जनता ही क्रांति करती है, जनता ही परिवर्तन वाली है। इसलिए जनता को सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। जनता में तर्कशीलता, लोकतांत्रिक अधिकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर जनता में इन चीजों को बढ़ेगा तो जनता ज्यादा सशक्त होगी, वो मानवता की बात करेगी। जनता में अगर वैज्ञानिक चिंतन होगा, तर्कशीलता होगी, शिक्षित होंगे, तो वो मानवता की बात करेंगे। वो जो पुराने स्ट्रक्चर है, परंपरागत स्ट्रक्चर है, उनसे बाहर निकल पाएंगे। इसलिए लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान देना जो है वो सरकार का काम है। लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने से जो मासिस हैं वो सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं। अब लेफ्टिस्ट क्या कह रहा है, जो राइटिस्ट क्या कह रहा है, वो जनता को एक पुर्जे के रूप में मानता है, जनता को धर्म का, परंपराओं का, नेता का फॉलोवर बनाता है। वो व्यक्तिगत जिम्मेवारी रखता है कि व्यक्ति की पर्सनल जिम्मेवारी है विकास करने की। जनता को भ्रमित रखता है, वो जनता को भ्रमित रखता है। इतिहास और विज्ञान की व्याख्या वो जनता को बांटने और भ्रमित करने के लिए करता है, जनता को जनता के मुद्दों से दूर करने के लिए करता है। ये राइटिस्ट का स्ट्रक्चर है काम करने का। राइटिस्ट ऐसे काम करते हैं। तो दोनों का व्यू साफ हो गया। अब यानी कि वामपंथ जो है वो समाज के वंचित वर्गों के लिए, अधिकारहीन वर्ग के लिए, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, भाषाई अल्पसंख्यक हो, रेस के आधार पर हो, अल्पसंख्यक हो, महिला अधिकारों की बात करें हो, मजदूरों के अधिकारों की बात, मान बच्चों के अधिकारों की बात, सीनियर सिटीजन के अधिकार की बात, यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सीधा सीधा मानववाद, मानव है सभी। और धर्म, जाति, रेस, भाषा और क्षेत्र को ध्यान में रख के जो राजनीति करता है या अपने विचार विकसित करता है और उसी आधार पर लोगों को लामबंद करता है, वो दक्षिण पंथ है। क्योंकि वो लोगों के खिलाफ करता है। ये लोगों को जोड़ रहे हैं, ये लोगों को लोगों के खिलाफ करते हैं, किसी न किसी को विलेन बनाते हैं। तो ये चीज आती है इसमें। अब जनता के अंदर जो है ये मिक्स्ड एलिमेंट होते हैं। अब जनता पूरी तरह से लेफ्टिस्ट या पूरी तरह से राइटिस्ट नहीं होती है। जनता के अंदर लेफ्टिस्ट मुद्दे भी होते हैं, राइटिस्ट भी होते हैं। एक ही व्यक्ति कई मुद्दों पे लेफ्टिस्ट भी होता है, कई मुद्दों पे राइटिस्ट भी होता है, वही व्यक्ति।
कोई व्यक्ति जैसे सामाजिक मुद्दों पर तो लेफ्टिस्ट हो सकता है, आर्थिक मुद्दों पर राइटिस्ट हो जाएगा। मानव अधिकारों की बात कर रहा है, एकता की बात कर रहा है, लेकिन संपत्ति के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है, पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। कई बात में अगर आर्थिक मुद्दों पर तो लेफ्टिस्ट है कि शिक्षा का स्वास्थ्य है को सरकारी होना चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दों पर राइटिस्ट हो जाता है। वहां पे वो धर्म और जाति का के आधार पर वोट डाल देता है। अब आप एग्जाम्पल देखो, एक फैक्ट्री से निकाला गया कोई श्रमिक है, अब वो पलायन को दोष देकर राइटिस्ट हो जाता है। वो ये कहता है कि जो दूसरे इलाकों से लोग आए हैं वो उन्होंने मेरा रोजगार ले लिया। लेकिन एक विद्यार्थी जो है वो पर्यावरण के विषय को उठाएगा तो वो लेफ्ट का समर्थक हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा जो है वो जनता का मुद्दा है, सभी लोगों का मुद्दा है। जो सभी लोगों का मुद्दा है, सभी लोगों को आगे बढ़ाने की बात है, वो लेफ्ट का हो गया। तो मिक्स्ड एलिमेंट जो है वो समाज में रहते हैं। समाज के अंदर जो आम लोग हैं उनके अंदर दोनों चीजें रहती हैं, लेफ्टिस्ट भी और राइटिस्ट भी। किसी मुद्दे पे वो लेफ्टिस्ट है, किसी मुद्दे पे वो राइटिस्ट होते हैं। अगर आपको लिटमस टेस्ट लेना हो, कैसे चेक करें कि कौन क्या है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो किन मुद्दों का चुनाव कर रहे हैं, मुद्दे कौन से उसके, उनका हल कैसे बता रहे हैं। अगर वो मुद्दे जो है वो रिलीजन के बेस के, कास्ट के, नस्ल के, क्षेत्र के उठा रहा है तो वो राइटिस्ट है। उसका हल भी वो क्या बताएगा, वो किसी समुदाय के खिलाफ या उसको कोई विलेन बनाकर पेश करेगा उसका हल निकालने के लिए कि इनको निकाल दो या इनकी वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन अगर कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है और उसका हल जो है सरकार की नीतियों में ढूंढ रहा है, राजनीति में ढूंढ रहा है, तो लेफ्टिस्ट है। मतलब यह है कि जो मुद्दा है या जो विचार है वो आपके दिमाग की किस फैकल्टी को प्रभावित करता है, किस फैकल्टी को जो है वो उठाता है, तर्क को उठाता है या आपको अंधविश्वासी बनाता है। ये एक देखने की चीज है। वो आपका बौद्धिक विकास करता है या आपको बौद्धिक रूप से अंध करता है, मतलब किस चीज को प्रभावित कर रहा है। धर्म, जाति, नस्ल, रंग का प्रयोग या नफरत फैलाने के लिए करता है या मानववाद या मानवता की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए बात करता है, ये है। तो कुल मिला के क्या है, कुल मिला के ये है कि जो वाम पंथ और लेफ्ट और दक्षिण पंथ है, ये मध्यकाल वाले राइटिस्ट और आधुनिक विचारों वाले क्या हो गए, ये राइटिस्ट लेफ्टिस्ट हो गए। एक चीज इनको देखें आप। और जो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवाद को बढ़ावा देते हैं, वो राइटिस्ट हैं। और जो प्रगतिशील को बढ़ावा देते हैं, प्रगतिशीलता को बढ़ाते हैं, वो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट हैं। जो समुदाय को या जो धर्म की आड़ लेते हैं राजनीति करने के लिए, और जो मानव की समस्याओं की आड़ लेते हैं, मनुष्य की समस्याओं को उठाते हैं, वो ये राइटिस्ट लेफ्टिस्ट है और ये राइटिस्ट है। मोटा मोटा झगड़ा जो है वो रूढ़िवाद, परंपरावाद के बीच में, मध्यकाल के बीच में, और आधुनिकता और प्रगतिशीलता और मानव की समस्याओं उनको हल करने के बीच का यह झगड़ा है। यहां से सारी जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो विचारधाराएं हैं वो इन दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक हिस्सा लेफ्ट की ओर आ जाता है और एक हिस्सा जो है वो राइट की ओर चला जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।